नमस्कार साथियों। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण भीमराव अंबेडकर का टॉपिक जो कि है आरक्षण से जुड़ा हुआ उनका अलग अलग जो उनकी बातें हैं, अलग अलग जो उनकी कही गई उनके किए गए जो प्रयास हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आरक्षण को लेकर के भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं, कौन कौन से ऐसे विचार हैं जो उनको यहाँ पे विशेष बनाते हैं। आरक्षण के मामले में जो उनके प्रयास है, उनका मानना था कि आरक्षण कोई गरीबी हटाने का कार्यक्रम तो नहीं है। देखो, गरीबी हटाने के तरीके अलग हो सकते हैं, योजनाएं अलग हो सकती है, लेकिन आरक्षण वो नहीं है जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। हमें उसको अलग तरीके से एक अलग व्यवस्था, एक तंत्र के रूप में समझना पड़ेगा। तो उन्होंने इसमें बताया था ये प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है। जैसे अगर एक जो समूह है, एक तबका है, अगर वो यहाँ पे इस स्तर पे है और एक तबका इस स्तर पे है, तो यहाँ पे इन लोगों का एक प्रतिनिधित्व ऊपर जाएगा और इनके बराबर खड़ा होगा। ठीक है, मतलब एक समूह, एक वर्ग जो है बहुत ऊंचाई पे स्थित है, बहुत उच्च स्थिति में है, बहुत अच्छा है, विकसित है, और एक वर्ग बहुत निचले स्तर पे है। तो क्या करें कि इन लोगों में से कुछ अच्छे चुनिंदा लोग यहाँ पे चुन लें जो बहुत ही टैलेंटेड हो, उनको बहुत ही अच्छा सा एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करा करके ऊपर लाने की कोशिश करें, धीरे धीरे ऊपर लाने की कोशिश करें। कुछ फिर ऊपर ले आए, फिर कुछ ऊपर ले आए, फिर कुछ ऊपर ले आए, फिर कुछ ऊपर ले आए, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी निरंतर। ऐसे में क्या होगा, बराबर पे सभी आ जाएंगे धीरे धीरे, तो ये भी बराबर और ये भी बराबर, तो सभी वर्ग यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। एक प्रकार से कुछ लोगों को चुन करके ऊपर लाने की प्रक्रिया होती है आरक्षण, प्रतिनिधित्व देने का, उनका एक रिप्रेजेंटेशन ऊपर उठने का। यहाँ पे उनके एक रिप्रेजेंटेशन जो है ऊपर ऊपर उठे, ऊपर उच्च स्थिति में जाए, ये एक तरीका है, एक मेथड, एक तंत्र है, ये है आरक्षण। ये कोई योजना नहीं है, कोई एक प्लान नहीं है, कल्याणकारी कोई योजना नहीं है जैसे स्वास्थ्य शिक्षा वाली कोई योजना होती है। यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें समझनी पड़ेगी। एक साउथ बरो समिति थी या फिर साउथ बरे कमेटी थी। अंबेडकर ने सबसे पहले यहाँ दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की थी। ठीक है, इस कमेटी के सामने दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमें दलितों के लिए क्या चाहिए, एक अलग प्रतिनिधित्व चाहिए कि अगर 100 सीट आ रही है तो उसमें से लगभग 15-20 सीट लगभग हमारे दलितों के लिए सेव रहे या फिर उनके लिए सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे होता ये है कि पूना पैक्ट के माध्यम से आपको पता है जो है दलित जो साउथ बरो कमेटी के माध्यम से वो प्राप्त तो कर लेते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट प्राप्त कर लेते हैं कम्युनल अवार्ड के माध्यम से, लेकिन बाद में आपको पता है पूना पैक्ट के माध्यम से अल्टीमेटली वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो रिजर्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कम्युनल अवार्ड के माध्यम से जो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की व्यवस्था थी, ये पृथक निर्वाचन देने की व्यवस्था थी, किसको, दलितों को, वो यहाँ पे पूरी ना होकर गांधी जी इसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे होता ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह पे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी कि पृथक निर्वाचन जो पद्धति है वो दलितों को ना दे करके उनको सिर्फ आरक्षण दे करके यहाँ पे उनका उत्थान करने की व्यवस्था की जाए। तो आरक्षण की शुरुआत ऐसे होती है, आरक्षण का यहाँ पे मेगना कार्टा पूना पैक्ट को कहा जाएगा। तो मतलब ये निगेटिव नहीं है पूना पैक्ट, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसमें दलितों को बहुत अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंटेशन दिया गया। उनकी सीट्स जो 72 या 74 के लगभग थी, उनको 148 तक पहुंचाया गया। साथ में उनके लिए सीट रिजर्वेशन 148 तक पहुंचाया गया। साथ में उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से लोकसभा विधानसभा में रिजर्वेशन के लिए उनके लिए आरक्षण की बात की गई, प्रावधान डाले गए। ठीक है, आर्टिकल्स ऐड किए गए। अंबेडकर ने यहाँ पे पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे जहां दलित ही दलित को वोट दें, दलित एक उम्मीदवार खड़ा हो, उसको वोट देने भी दलित ही जाएं। वहां पे ज्यादा जनसंख्या में, जहां पे ज्यादा जनसंख्या में दलित होंगे उस इलाके में दलित उम्मीदवार ही खड़ा होगा, वोट देने भी दलित ही जाएगा। जो उच्च जाति का है, ब्राह्मण है, वो यहाँ पे वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। देख रहे हो ये व्यवस्था, ये व्यवस्था बताती है पृथक निर्वाचन पद्धति को बहुत ही खतरनाक। ऐसे में देश में क्या हो जाएगा, वो लोकतांत्रिक जो अधिकार है वो धीरे धीरे हनन होंगे, या जो एक समानता का भाव है और धीरे धीरे क्या होगा, दूर वो खत्म होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे गांधी जी की बात समझनी पड़ेगी। तो गांधी जी ने इस चीज को रोकने का काम किया। उसके बाद तत्पश्चात होता ये है कि अंबेडकर जैसे लोग यहाँ पे समझते हैं बात को यहाँ पे, और उन्होंने देश को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के लिए गांधी जी की बात का सम्मान रखते हुए उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को जो है उसको कहीं कहीं एक प्रकार से ठहराव दे दिया, और उनकी बात को जो है गांधी जी की बात को मान लिया कि हाँ ठीक है, आरक्षण तक ही हम यहाँ पे सीमित रहेंगे। और गांधी जी ने इसका विरोध किया कि हमें पृथक निर्वाचक मंडल नहीं देना है। तो यहाँ पे अम्बेडकर जी मान लेते हैं, उनके बीच में समझौता हो जाता है। संयुक्त निर्वाचन या ज्वाइंट इलेक्टोरेट की व्यवस्था यहाँ पे क्या है, इसके तहत दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गई।
यानी सेपरेट इलेक्टोरेट ना दे करके रिजर्वेशन दिया गया, रिजर्व्ड सीटें की गई थी। तो ये बात हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बात आती है, अंबेडकर ने कौन से और भी प्रयास किए, तो उनका मानना था कि आरक्षण कोई गरीबी हटाने की व्यवस्था नहीं है, ये हम देख चुके हैं, ये एक प्रकार का प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें समझ में आई बात यहाँ पे कि सीट्स पे हम रिप्रेजेंट करेंगे दलितों को, और दलित जितने ज्यादा हमारे अलग अलग संस्थाओं में, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वहां पे दलितों की हक की मांग, उनके अधिकारों की मांग उठने लग जाएगी। चलिए, इसके बाद आरक्षण के प्रावधान जो है, जो उन्होंने संविधान में जोड़ने का प्रयास किया, तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 330 देखें तो उसमें लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनको आरक्षण रहेगा। लोकसभा की कुछ सीट यहाँ पे SC ST के लिए रिजर्व रहेंगी। उसके बाद 332 उसमें लिखा है राज्यों की विधानसभा में सीटों का आरक्षण रहेगा। कुछ सीटें यहाँ पे इस विधानसभा में, जो राज्यों की अलग अलग विधानसभा है, उनमें SC ST के लिए सीट रिजर्व रहेंगी। तथ्य यहाँ पे अंबेडकर ने ये आरक्षण शुरू में केवल 10 वर्षों तक के लिए रखा था। उनका मानना था कि अगर समाज में सुधार हो जाए तो इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये 10 साल बाद खत्म ही कर देना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो इसको बना के रखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आज भी हमारे दलितों की स्थिति जो है सुधार ज्यादा आया नहीं है। आज भी उनको कई सारे जो है असमानताएं, कई सारे छुआछूत की समस्याओं को फेस करना पड़ता है। तो इस वजह से आज भी उसको बढ़ाया आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये व्यवस्था आज भी बढ़ाई जा रही है, 2019 में बढ़ा करके इसको 2030 तक कर दिया है। ठीक है, चलिए, लेकिन बल्कि स्थिति की समीक्षा होनी चाहिए। स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात जो यहाँ पे रिजल्ट आए उस हिसाब से आप बढ़ा दो। तो हर 10 साल में, हर दशक में हमारी सरकारें ऐसा करती हैं, इवेल्युएशन करती हैं, समीक्षा करती हैं, रिव्यू करती हैं, फीडबैक लेकर के इस रिजर्वेशन को 1950 से 60, 70, 80, 90, 2000, 2001, 2002, 2010, 2020, अब 2030 तक उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद संविधान में आरक्षण के प्रावधान में नौकरी और शिक्षा में क्या प्रावधान है, जैसे वो तो विधायिका में प्रावधान हमने देख लिए। लोकसभा में SC ST को रिजर्वेशन है, विधानसभा में SC ST को रिजर्वेशन है। ये कितना होता है, कितना परसेंट होता है? देखो, हर एक राज्य में जितना परसेंटेज SC का है, जितना परसेंटेज ST का है, तो उतना परसेंटेज में सीट उनके लिए रिजर्व हो जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में आपको पता है कि ST की जो पॉपुलेशन है वो 21% है, तो मध्य प्रदेश में 230 का 21% आपको यहाँ पे रिजर्व मिलेगा। किसका, किसके लिए? ST के लिए। और थोड़ा SC के लिए कम मिलेगा। SC के लिए कितना मिलेगा? जितनी परसेंटेज उनकी पॉपुलेशन होगी, 15% या फिर 14% जितनी पॉपुलेशन है SC की, उतने परसेंटेज उनको यहाँ पे सीट रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब आती बात यहाँ पे नौकरियों में, तो 16(4) नाम का आर्टिकल है समानता के अधिकार में। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये लिखा है कि राज्य उन पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियां, ठीक है, नौकरियों में आरक्षण देगा या कर सकता है जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है। मतलब चाहे कोई भी नौकरी हो, कोई भी कर्मचारी वाला जो एक संगठन है, वहां पे डिपार्टमेंट में इतने ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग नहीं है, कोई समूह है, कोई संगठन है, कोई संस्था है, जहां पे सरकारी पब्लिक संस्था है, जहां पे सरकार को लगता है कि यहाँ पे किनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, दलितों का, पिछड़ों का, जो बहुत ज्यादा सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तो सरकार उनको वो रिजर्वेशन के माध्यम से उन नौकरियों में क्या कर सकती है, उनका उत्थान कर सकती है, उनकी सीट रिजर्व कर सकती है और फिर उनको नौकरी में भर्ती कर सकती है। तो ये 16(4) में। 15(4) नाम का आर्टिकल है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, देखो ये बताती है, ये आर्टिकल बताता है, अम्बेडकर के द्वारा इसको भी कहीं ना कहीं जोड़ा गया था। तो ये आर्टिकल बताता है कि कैसे 15(4) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को ही यहाँ पे क्या है, जाति यानी उन्नति के लिए इनको विशेष रूप से प्रावधान किए जाएंगे या विशेष रूप से व्यवस्थाएं की जाएंगी। मतलब हमारे देश में पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़े होने का जो क्राइटेरिया है ना, वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से है। आपको रटा होना चाहिए ये चीज। कोई धार्मिक वार्मिक नहीं है, कोई आर्थिक नहीं है। ठीक है, आपको दलित रूप से, यहाँ पे दलित या नहीं पिछड़े या फिर दलित या वंचित यहाँ पे तब माना जाएगा जब आप सामाजिक रूप से यानी अस्पृश्यता, भेदभाव, शोषण की समस्या को वो फेस करते हो, सामना करते हो। शैक्षणिक रूप से आप पिछड़े हो तो यहाँ पे दलित कैटेगरी में आपको माना जाएगा और आपको उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। तो अम्बेडकर जी ने यहाँ पे तर्क दिया था कि प्रशासन में दलितों का होना जरूरी है ताकि नीतियों को सही ढंग से लागू किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा प्रशासन की जो नीतियां हैं वो किसके हक में हो, किसके भले के लिए हो, वो दलितों के भले के लिए हो। तो ऐसे में यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, दलितों को जितना हो सके नौकरियों में भर्ती करना चाहिए, जिससे वो ऑटोमेटिक वो दलितों के उत्थान में काम करे। लेकिन आपको पता है हो क्या रहा है एक्चुअल में, दलित ही दलित समाज को नीचे गिरा रहा है।
यहाँ ये चीज अम्बेडकर भी समझ गए थे कि कहीं ना कहीं हमारे पिछड़े वंचित लोग ही हमारे वंचित लोगों को और पिछड़ने में मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेडेड इसको बोलते हैं, हम कह सकते हैं या फिर श्रेणीबद्ध जो भेदभाव है उसको कह सकते हैं, श्रेणीबद्ध जो अस्पृश्यता है या श्रेणीबद्ध तरीके से जो ये एक कह सकते हैं कि समाजवाद की व्यवस्था है, समानता की व्यवस्था है, असमानता की व्यवस्था है, असमानता की व्यवस्था, वो देखने को मिल रही है। इसमें ये जो मैं बात बोल रहा था कि अंबेडकर का तर्क था कि प्रशासन में दलितों का जितना यहाँ पे अगर योगदान होगा, उनका उनकी भूमिका होगी, उतना ज्यादा दलितों का उत्थान होगा, लेकिन रियलिटी में आपको पता है वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकली मान के चल रहे थे वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे इसे प्रशासन में हिस्सेदारी मानते थे कि प्रशासन में हिस्सेदारी अगर हमें दलितों को नहीं देंगे तो उनका उत्थान इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो यहाँ पे आयोग वगैरह का प्रावधान भी जोड़ा जाता है 338 नाम के आर्टिकल में, नंबर 338 में उन्होंने एक विशेष अधिकारी यानी आयोग, अब जिसको आयोग कहते हैं, इसका प्रावधान किया। ये क्या दिखेगा कि एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, इनके अधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, हो रहा है तो ठीक है, ठीक है, समझेंगे। ये फिर क्या करेगा, सिफारिशों को, इन हनन हो रहे अधिकारों को यहाँ पे क्या करेगा, सरकार को बताएगा, सरकार उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, प्रयास करेगी। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे दलितों के उत्थान के लिए किया जाने वाला था। संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया 338। ठीक है, बाद में यही आर्टिकल आगे जाकर क्या होता है, 338 नाम का आर्टिकल आगे जाकर के 338 नाम का आर्टिकल जाके आगे जाकर के इसमें एक जो पहले अधिकारों की अधिकारी की एक नियुक्ति होती थी ना, ये अधिकारी ही अकेला डिसाइड करता था देश में क्या होना चाहिए दलितों के लिए। इस अधिकारी के पद को खत्म करके फिर संविधान संशोधन के माध्यम से इसको आयोग बनाया गया कि ये अधिकारी अकेला अब नहीं बताएगा, एक टीम होगी, वो टीम मिलके बताएगी क्या करना चाहिए सरकार को। फिर समय के साथ उसको राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया गया, और राष्ट्रीय आयोग से इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम तो यही हुआ कि 2004 तक 338 ए और 300, पहले तो इसको 338 बनाया गया और राष्ट्रीय आयोग की बजाय यहाँ पे 338 के अंतर्गत इसको संवैधानिक आयोग बना दिया गया, संवैधानिक आयोग। और संवैधानिक आयोग बनाए जाने के बाद यहाँ पे होता ये था कि एससी के मुद्दे और एसटी के मुद्दे दोनों यही आयोग उठाता था 338 के अंतर्गत, राष्ट्रीय आयोग जो है। लेकिन 2004 आते आते एससी के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये दो अलग अलग आयोग बना दिए जाते हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए अलग अलग आयोग होंगे, और ये अलग अलग आयोग इनके लिए अलग अलग सिफारिशें करेंगे, अलग अलग योगदान देंगे। तो एनसीएससी का आपको जो राइट वो है आर्टिकल है 338 मिलेगा, ये मिलेगा 338 ए मिलेगा, और 338 बी जो है, 338 जो बी है वो है एनसीबीसी, नेशनल कास्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए 338 बी संवैधानिक आर्टिकल, 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और 338 यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये हो जाएगी अलग अलग व्यवस्थाएं। जो शुरुआत में तो सिर्फ 338 एक अधिकारी के रूप में था 338 आर्टिकल में, बाद में ये अधिकारी कन्वर्ट होकर के विशेष अधिकारी आयोग में कन्वर्ट होता है, फिर राष्ट्रीय आयोग, फिर बहुआयामी राष्ट्रीय आयोग, फिर उसके बाद ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। फिर क्या होता है इसके बाद, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज में अगर बात करें तो यहाँ पे 1947 नाम में ये महत्वपूर्ण एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट है। इसमें अंबेडकर द्वारा संविधान सभा को एक सौंपा गया ज्ञापन था कि संविधान सभा जो क्या करे, जो भी अपना संविधान बनाए तो उसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखे। ठीक है, उसने उनको ऐसे उनका अपना संविधान कहा। ठीक है, अपना संविधान भी कहा जाता है, पूछा जा सकता है कि ये जो अपना संविधान है जिसको स्टेटस एंड माइनॉरिटीज कहा जाता है, ये जो है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज कहा जाता है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये प्रस्तुत किया गया था अम्बेडकर के द्वारा। इसमें उन्होंने मौलिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा यानी बीमा, खेती का राष्ट्रीयकरण की भी यहाँ पे मांग की थी कि बीमा को भी राष्ट्रीयकृत कर दो, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे खेती को राष्ट्रीयकृत कर दो कि खेती पे जो जमींदारों का कब्जा है ना, बड़ी बड़ी उच्च जातियों का कब्जा है, वो यहाँ पे नियंत्रित हो पाए, और जो दलित है जो यहाँ पे मजदूरों के रूप में काम करते हैं, बंधुआ मजदूर के तौर पे काम करते हैं, सबसे पिछड़े वही हैं, उनका उत्थान बना रहे। तो इसलिए क्या करो आप, उनके उत्थान के लिए काम करो। तो ये स्टेप उठाने की बात वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने दलितों को अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी मानने की बात कही, बाद में उन्होंने संविधान में स्वीकार नहीं की गई और उन्हें अनुसूचित जाति कहा गया। मतलब दो बातें इन्होंने स्टेटस एंड माइनॉरिटीज नाम के डॉक्यूमेंट में बोली थी कि ये हमारा अपना संविधान है दलितों के लिए। इसमें दलितों के एक तो स्टेट्स की, उनकी स्टेटस, उनकी स्थिति को सुधारना,
उनकी बीमा, उनकी जो है खेती को निजीकरण कर दो, मतलब सभी देश के संपूर्ण खेती या खेतों को, कृषि पद्धति को निजीकरण कर दो, राष्ट्रीयकरण कर दो, जिसपे सरकार का नियंत्रण हो, सरकार बराबर तरीके से सब में बराबर तरीके से उन संसाधनों को बांट दे, तो इससे एक समानता का ही भावना आ जाएगी। दूसरा, वहां पे देखा जाता है कि अल्पसंख्यकों का स्टेटस दे दो। देखो, तो ये चीजें करके वो क्या करना चाहते थे, दलितों का उत्थान करना चाहते थे, उनको एक माइनॉरिटी वाला स्टेटस दिलवाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने, संविधान सभा ने मना कर दिया। एक बात हमें समझ में आती है कि जो ये है हमारे अंबेडकर जी, वो एक प्रकार से शुरुआती समय में, ठीक है, हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि अंबेडकर जी जो है, ठीक है, अंबेडकर जी अंबेडकर जी जो है वो शुरुआती समय में कैसे हैं। शुरुआती समय में अगर हम बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि वो सुधारक है। वो कैसे सुधारक? समाज सुधारक। लेकिन समाज सुधारक में वो ज्यादा कुछ ऐसा खास कर नहीं पाते हैं, करते तो है स्टेप, लेकिन बड़े स्तर पे बदलाव नहीं कर पाते। छोटे छोटे बदलाव तो करने की कोशिश की है, बड़े बदलाव नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने अंतिम तौर पे ये समझा कि यहाँ पे राजनीतिक रूप से हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, कुछ कानून बनाने पड़ेंगे, तो राजनीतिक कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है, राजनीतिक कदम उठाना चाहिए, ठीक है, उठाना चाहिए। उसमें सबसे पहले वो यही कदम उठाते हैं कि संविधान के अंतर्गत ही ऐसी बातें जोड़ दी जाए तो देश का सबसे बड़ा फंडामेंटल कानून होगा, जिसके अनुसार दुनिया चलेगी, पूरा देश चलेगा, तो संविधान में ही वो बातें ऐड कर दी जाए। तो इसमें वो सबसे पहले आरक्षण वाली बात को जुड़वाते हैं विधायिका में, जैसे हमारी लोकसभा, हमारी विधानसभा में। उसके बाद मौलिक अधिकारों में 15(4), 16(4) में भी। उसके बाद 338 वगैरह, ठीक है, तो 15(4), 16(4), ठीक है, ये सब आपको प्रावधान पता होना चाहिए। फिर उसके बाद वो एक 338 आर्टिकल है, और लास्ट में माइनॉरिटीज का वो एक स्टेटस देने की बात करते हैं, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो एक बेसिक फंडामेंटल बात उनकी थी, लेकिन शुरुआती स्तर पे वो समाज सुधार के रूप में सफल तो नहीं हो पाए थे, काफी हद तक बड़े पैमाने पे नहीं हो पाए थे। जैसे राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग, जिन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन ला के खड़ा कर दिया था, ठीक है, इतना सफल तो नहीं हो पाए थे, लेकिन हाँ, बहुत बड़े बड़े प्रयास किए, ऐसे ऐसे प्रावधान करके गए हैं कि हाँ, दलितों को वाकई यहाँ पे अच्छा जीवन यहाँ पे मिल पाया है, कंपैरेटिवली पहले की तुलना में तो काफी जीवन में सुधार आया है उनके, ठीक है। सारांश के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो भूमिका है मुख्य रूप से संविधान के जनक के रूप में देखने को हमें मिल गई है। राजनीतिक रूप से हमने जो राजनीतिक अभी बातें पढ़ी हैं, हमें ये समझ में आ गया कि उनकी जो भूमिका है वो कैसी है। संविधान के जनक के रूप में फादर जननी यानी कि जननी यानी केवी के राव के द्वारा जननी यहाँ पे बोला गया है, और जनरली हम तो देखो उनको फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी भारतीय संविधान के जनक। लेकिन केवी के राव यहाँ पे क्या कहते हैं, केवी राव यहाँ पे क्या कहते हैं, ये कहते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान की जननी कौन है, यहाँ पे अंबेडकर है, ठीक है। अगर मैं उनके मसौदा की बात करूं तो उन्होंने एक रिपोर्ट रखी थी, वो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947 में, और इसको आदर्श मसौदा कहा जाता है, जिसमें वो दलितों को, माइनॉरिटीज, उनकी जीवन स्तर को सुधारने की बात करते हैं। विरोध की बात करें तो अनुच्छेद 370 और गांव को इकाई मानने का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि यही वो जगह है जहां पे क्या है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो क्या कहते हैं यहाँ पे एक वर्ड में भूल रहा हूँ लोकल, ठीक है, उस वर्ड को मैं भूल रहा हूँ, जहां पे क्या है, बहुत ही घटिया स्तर है जीवन का, जहां पे संकीर्णता है, जहां पे जीवन का बहुत ही ज्यादा क्या है, रूढ़िवादी स्तर है, और जहां पे सबसे ज्यादा दलितों के साथ जो है अत्याचार होता है, वो जगह है ग्राम, वो जगह है गांव। उस व्यवस्था को अगर हमें अपनाएंगे, उस व्यवस्था को वापस से उस पे जाएंगे, तो हमारे देश में इन दलितों के साथ, या जो पिछड़े या निचले दर्जे के समझे जाने वाले लोग हैं, उनके साथ अन्याय और बढ़ेगा। तो ऐसी इकाइयों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलना चाहिए, और साथ में अनुच्छेद 370 को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये देश की एकता की भावना को खत्म करेंगे, ठीक है, समानता की भावना को खत्म करेंगे। समर्थन उन्होंने हमेशा किया आर्टिकल 32 को, जिसको उन्होंने क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का यहाँ पे आत्मा और हृदय कहा है, ठीक है। आरक्षण का आधार उन्होंने हमेशा, आपको पता है, गरीबी नहीं बोला है, बल्कि भेदभाव प्रतिनिधित्व की कमी की वजह से आरक्षण की बात बोली है। आरक्षण होना चाहिए, लेकिन किस आधार पर होना चाहिए? गरीब हैं लोग, दलित हैं तो गरीब हैं, उस वजह से नहीं आरक्षण दे रहे हैं वो। कुछ लोग आरक्षण को गलत तरीके से डिफाइन करते हैं कि अम्बेडकर तो गलत तरीके से आरक्षण दे गए, नहीं, वो हमेशा आरक्षण को इसलिए दे के गए क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व आगे उतना नहीं है जितना ऊंची जातियों का है, या ऊंची समझी जाने वाली जातियों का है। तो ऐसा उन्होंने क्या खास किया जिस वजह से उनको अच्छा प्रतिनिधित्व है, और जो पिछड़ी जातियां उनका प्रतिनिधित्व अच्छा नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, कि ये नहीं बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ये भी है, और यहाँ पे दूसरा है, भेदभाव बहुत हो रहा है उनके साथ, छुआछूत,
कहीं पे भी खाने पीने को लेकर के, कहीं पे भी कोई भी चीज यूज करने को लेकर के, पानी भरने को लेकर के, नहाने को लेकर, कहीं पे पब्लिक बात, पब्लिक जो वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, सामने कुएं हैं, हैंडपंप है, उनका टच करने में भी उनके साथ क्या है, बहुत बड़े जो है उनको अपराध माना जाता था, अपराधी हो जाते थे वो, मारपीट हो जाती थी उनके साथ, ठीक है, हत्याएं तक हो जाती थी उस जमाने में। तो इन चीजों को रोकना चाहिए। आरक्षण का मुख्य जो क्राइटेरिया है वो क्या है, तो देखो अंबेडकर जी यहाँ पे संविधान में 15(4) 16(4) में जोड़ की जाती है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग ही यहाँ पे इस कैटेगरी में आरक्षण पाने के लिए लाभ के लिए योग्य है, या फिर उसमें लाभार्थी होंगे। कोई भी ऐसा मुंह उठा के चला आएगा तो हम उसको लाभ नहीं देंगे। अब सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों को समझेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक विचार उनके क्या है, जाति का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। जनरली हम यहाँ पे सिद्धांतों में अगर देखें तो भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक और सांस्कृतिक दर्शन है वो केवल किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि वो समाज की बीमारी का इलाज करने वाला एक डॉक्टर की पर्ची यानी प्रिस्क्रिप्शन जैसा था। उनका मानना था कि अगर समाज सड़ा गला होगा तो राजनीति कभी स्वस्थ नहीं हो सकती है। तो मतलब वो ये कह रहे थे कि मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो भी एक सलाह के तौर पे, जैसे एक डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन होता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये कर सकते हो आप, अब आप दवाइयां ले सकते हो, ये इस टाइम पे लेना है, वो उस टाइम पे, तो वैसे ही संविधान में जो बातें ऐड की गई हैं, ड्राफ्ट की गई हैं, वो एक सजेशन है। आप चाहो तो उसको अच्छा बना सकते हो, आप चाहो तो उसको फॉलो ना करके बुरा व्यवस्था भी बना सकते हो। अंबेडकर कहते हैं जाति का सिद्धांत यहाँ पे श्रमिकों के विभाजन के तौर पे हुआ है, श्रमिकों के विभाजन के तौर पे हुआ है। सबसे सटीक परिभाषा उन्होंने जातिवाद की दी है, वो ये कि लोग कहते हैं कि जाति व्यवस्था समाज में काम बांटने, जैसे कोई बढ़ई है तो वो कोई बढ़ई है जो लकड़ी का काम करता है, कोई लोहार है जो लोहे का काम करता है, इसके लिए बनाई गई है। जैसे गांधी जी ही यही बोलते हैं कि जाति व्यवस्था अच्छी है क्योंकि उसमें बढ़ई का काम फिक्स हो गया है, लोहार का काम फिक्स हो गया है, तो उनको बेरोजगारी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, या उनके बच्चों को यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, या आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहती है। लेकिन अंबेडकर कहते हैं बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने ये बोला है कि देखो गांधी जी ऐसा आप सही नहीं कह रहे हैं, गांधी जी ने जो है ये बात सही नहीं बोली है, कटाक्ष करते हैं, आलोचना करते हैं गांधी जी की यहाँ पे। कहते हैं कि जो ये काम के आधार पे जो बांट रहे हैं ना गांधी जी, इस तरीके का ये कि जाति जो है काम के आधार पे बटी है, कर्म के आधार पे बटी है, बढ़िया है, अच्छी है, रोजगार मिलता रहता है, लेकिन ये सही नहीं है। अम्बेडकर कहते हैं कि झूठ है, ये काम का बंटवारा नहीं है बल्कि काम करने वालों यानी मजदूरों का बंटवारा है बेटा। ये इस तरीके से बात आपको समझनी पड़ेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, कि काम करने वालों का बंटवारा है, काम का बंटवारा नहीं है कि बढ़ई वाला काम का बंटवारा कर दिया, लोहार वाले काम का बंटवारा कर दिया, नहीं। काम कोई कुछ भी कर सकता है लेकिन उन लोगों को ही बांट दिया, तुम तो बढ़ई हो, तुम काम करते हो बढ़ई का, इसलिए बढ़ई नहीं हो, तुम बढ़ई हो, काम करो या ना करो लेकिन तुम बढ़ई ही हो। तुम धोबी यानी कपड़े धो रहे हो या नहीं धो रहे हो लेकिन तुम धोबी ही माने जाओगे, ठीक है। तुम यहाँ पे बहुत मतलब नालियां वाली जैसे साफ करने वाले लोगों को भंगी बोल दिया जाता है, भंगी बोल दिया जाता है, तो तुम नाली साफ करो या ना करो, तुम तो उस घर में पैदा हुए हो, तुम तो भंगी ही हो, यानी कि लोगों का कैटेगराइजेशन हो गया है। ये अंबेडकर ने समझाया है, ये उनका क्या, ये उनके हिसाब से श्रमिकों का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबरर्स, डिवीजन ऑफ लेबर्स, ठीक है, या लेबरर्स कहेंगे, लेबरर्स यहाँ पे माना जाएगा। ये बात यहाँ पे अंबेडकर के बारे में याद रखना कि लेबरर्स का डिवीजन करने का जो एक सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये अंबेडकर के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हाँ काम का बंटवारा नहीं होता है जाति के आधार पे, काम का बंटवारा नहीं होता जाति के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों का बंटवारा होता है, ठीक है। तो ये बताया उन्होंने, अपने लोगों को जन्म से ही ऐसे खानों में बांट दिया है जिससे वे कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं, चाहे वे कितने भी होशियार क्यों ना हो, ये बात यहाँ पे बोली जाती है। उदाहरण के तौर पे मान लो एक दलित है, एक दलित व्यक्ति बहुत अच्छा है, वैज्ञानिक बन सकता है, लेकिन जाति व्यवस्था उसे मजबूर कर देती है कि वह गंदा काम करे, और उसके पिता जो है करते थे, इसलिए उसको भी ये करना पड़ेगा। ये समाज के टैलेंट की हत्या है, डेफिनेटली हत्या है कि तुमने बांट दिया, तुम्हारे पिताजी करते आए हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा, तुम्हारा यहाँ पे काम भी यही है क्योंकि तुम भी उस घर में पैदा हुए हो, तुम भी भंगी हो, या तुम भी हो ये हो वो है, इस तरीके के टाइटल उनको दे दिए जाते हैं, जबकि ऐसा सही नहीं है। उसके अंदर क्या पता टाइटल हो ब्राह्मणों वाला, या उसके अंदर टैलेंट हो ब्राह्मणों वाला, तो हम टाइटल से उसको जब डिनोट कर देते हैं तो वो व्यक्ति को बांट रहा है ना कि उनके काम को बांट रहा है, ठीक है। तो ये अंबेडकर जी समझाना चाहते थे गांधी जी को, इस वजह से अंबेडकर यहाँ पे गांधी जी को यहाँ पे जो है थोड़ा सा नापसंद करते थे जातीय वर्ण के मामले में, ठीक है। इसके बाद ये जो बातें इतनी सारी मैंने बताई ये किस किताब में मिलती हैं अगर आपको पूछा जाए, तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट नाम की 1936 की किताब में मिलता है ये सब डिस्कशन, ठीक है।
अब आती है बात श्रेणीबद्ध असमानता। हाँ, मैं इसके बारे में बोल रहा था, बिना सीढ़ी की मीनार। श्रेणीबद्ध जो असमानता होती है, यानी कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी, इसका प्रावधान किसने किया है, कब किया है और किस प्रकार से किया जाता है, ये सब बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। पहली बात तो किसने किया, तो अम्बेडकर ने। क्यों किया, वही दलितों के उत्थान को लेकर किया, दलितों की जो समस्याएं हैं उनको प्रतिपादित करने के लिए। और इसमें उन्होंने क्या बताया वो आप समझेंगे। तो सबसे सिंपल वर्ड्स में ये सामाजिक सिद्धांत जो है ना उनका, बहुत ही गहराई से चीजों को समझाने का प्रयास करता है। समझना है इसमें बहुत अच्छे से। हिंदू समाज में एक बहुमंजिला मीनार है, जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुमंजिला है, कई सारे इसमें फ्लोर है, ऐसे बहुत सारे। अब बहुमंजिला मीनार है, इसमें सीढ़ियां नहीं है लेकिन, ठीक है, ना लिफ्ट लगी है ना सीढ़ियां है। यहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है तो वो नीचे नहीं आ सकता, यहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है तो ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ पे रह रहा है तो वो नीचे भी नहीं जा सकता ना ऊपर जा सकता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, तो इस तरीके से जो जहाँ है वहीं स्थिर रहेगा, ठीक है, जो जहाँ है वहीं स्थिर रहेगा। बहुमंजिला मकान है, बहुत 16-17 माले की बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहां पे ना सीढ़ियां है ना लिफ्ट है, कुछ भी नहीं है, जो जहाँ है वहीं रहेगा। अब बताओ, क्या जातिवाद ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल, जातिवाद भी ऐसा ही है। अंबेडकर कहते हैं कि यहाँ पे जाति वाली व्यवस्था भी ऐसी है, यहाँ पे जो जिस मंजिल पर पैदा हो गया है, जो जिस जाति में पैदा हो गया है उसी जाति में रहेगा। सीढ़ियां नहीं है कि वो इस जाति से उस जाति में ट्रांसफर हो पाए, उस जाति से नीचे वाली जाति में ट्रांसफर हो पाए। अगर कितना भी अच्छी उच्च जाति में पैदा हो गया बच्चा, वो दिमाग से पैदल है, बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हो, और उसका दिमाग जो है बहुत ही निकृष्ट स्तर पे, अपराध करने में, बहुत बुरे व्यसन करने में, ऐशो आराम में, ठीक है, मदिरा पान में, मांस भक्षण में मन करता है उसका, चाहे कितनी बड़ी जाति में पैदा हो गया है तो भी उसको सम्मान मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उच्च जाति में पैदा हुआ है। इस तरीके की भावना यहाँ पे वो समझाते हैं कि इस तरह की भावना विकसित हो रही है। तो ब्राह्मणों के जो बच्चे, चाहे वो कितने भी बुरे पाप करें, कितने भी बुरे यहाँ पे कुकर्म करें, फिर भी उनको यहाँ पे इस तरीके से कंसिडर किया जाता है कि हाँ वो पवित्र है। लेकिन अगर जो है निचली कास्ट समझे जाने वाली जातियों को इस प्रकार की गतिविधि में ऑटोमेटिक माना जाता है, चाहे वो करे ना करे, उनको ऑटोमेटिक इस कैटेगरी का मान लिया जाता है। तो ये बातें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें पेज एक है कि इसमें केवल अमीर और गरीब नहीं है, बल्कि हर जाति के नीचे एक और जाति है, सबसे गरीब व्यक्ति भी अपने से नीचे वाले को दबाकर खुश होता है, इसलिए वे कभी एकजुट होकर क्रांति नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्या है, एकजुट होकर क्रांति नहीं करते। उदाहरण के तौर पे कुम्हार खुद को धोबी से ऊंचा समझता है और धोबी खुद को भंगी से, जब तक कि यहाँ पे धोबी को लगता है कि कम से कम यहाँ पे मैं भंगी से ऊपर हूँ, तब तक वह ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं लड़ेगा। तो वही टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है कि पूरा का पूरा जो बहुमंजिला इमारत है ना, चलो सबसे ऊपर तो ब्राह्मण है, लेकिन उनके नीचे क्या पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग, ठीक है, फिर उनके नीचे आप मान लो धोबी को, फिर यहाँ पे ये, फिर उसके नीचे यहाँ पे जैसे ये है कुम्हार है, फिर धोबी है, फिर भंगी है, इस तरीके से कैटेगराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कुम्हार है उसको तो खुशी होगी कि ये भंगी को खुशी होगी, इसमें धोबी को खुशी होगी, चलो मैं जरूर कुम्हार से नीचे स्तर पे हूँ, ब्राह्मणों से नीचे स्तर पे हूँ, लेकिन इस भंगी से तो बुरी अच्छी स्थिति में हूँ, मैं कहीं ना कहीं इसको नहीं छूऊंगा, है ना, मैं इनसे दूर रहूंगा। तो वो भी अपना आपको एलीट समझता है बाकियों से, जो उससे नीचे है। और फिर ये कुम्हार है, ये धोबी से अपने आप को एलिट समझेगा, और धोबी से एलिट समझे ये कुम्हार, एलिट कुम्हार से एलिट समझेगा ब्राह्मण अपने आप को। तो ये एलिट या इसमें उच्च समझने की जो प्रथा है ना, हर एक वर्ग में छुपी हुई है। ऐसा नहीं कि दो कैटेगरी है, कि एक ब्राह्मण है और एक निचली कैटेगरी, एक उच्च जाति हो एक निचली जाति है। अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पे एकीकरण अच्छे से हो जाता निचली जातियों में, और वो इकट्ठा तरीके से यहाँ पे उच्च जातियों के खिलाफ यहाँ पे क्या है क्रांति कर सकते थे, यहाँ पे अपने अधिकारों को ले सकती थी, समानता आधारित समाज बना सकते थे। लेकिन वो खुद बटी हुई है नीची जाति समझी जाने वाली जातियां, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, वो खुद अपने यहाँ में बटी हुई है, ऐसे बटी हुई है, ब्रेन उनका इस तरीके से दिमागी स्तर पे वो इतने बढ़ चुका है, हजारों सालों से जो दिमाग में डेवलप की गई व्यवस्थाएं हैं वो इतनी घर कर गई है कि वो अब इकट्ठी अचानक से दूर नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो हु वर द शूद्रास, ये इस प्रकार की किताब में उन्होंने ये बताया है कि अलग अलग जातियां भी, निचली समझी जाने वाली जातियां भी अपने में बटी हुई हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पे वो तरीका बताते हैं कि हमें जाति की जड़ को पकड़ना पड़ेगा, वो है सजातीय विवाह, ठीक है। जिस जाति में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसी जाति में वो शादी करेगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में। यही जड़ है हमारे पूरे पूरे जातिवाद की व्यवस्था का। अगर हमारे देश में क्या बढ़ जाए, ये जो अंतर जातीय विवाह है, ठीक है, तो वो ठीक कर दे, वो इस समाज में छुआछूत समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाति व्यवस्था का पावर हाउस शादी है, जब तक लोग अपनी जाति में
शादी यानी एंडोगेमी करते रहेंगे तो जाति कभी भी खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बेटी रोटी का रिश्ता ही यहाँ पे जाति को तोड़ सकता है। ठीक है, अगर हमारी बेटी किसी ऐसी कास्ट में भेज दी जाए, अगर हमारे बेटे की शादी किसी ऐसी कास्ट में कर दी जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पे निचली कास्ट या अपर कास्ट में कर दी जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सजाती एक विजातीयता की वजह से भी एक समानता आ जाएगी। ठीक है, उन्होंने ये भी समझाया कि सती प्रथा और बाल विवाह क्यों शुरू हुए, ताकि महिलाएं अपनी जाति से बाहर किसी और से प्यार या कहीं ना कहीं यहाँ पे शादी न कर लें। बाल विवाह बच्ची का करवा दिया, कहीं ना कहीं बड़े होकर के अपनी मन मर्जी से यहाँ पे जो है कदम ना उठा ले और यहाँ पे किसी निम्न जाति के लड़के से या लड़की से, यहाँ पे लड़का जो है लड़की से शादी कर ले, जल्दी से अपने हिसाब से इनकी बातें समझ इनको यहाँ पे शादी करवा देते हैं, क्योंकि जब इनके दिमाग आएगा तो ये अपने स्टेप उठाएंगे, कदम उठाएंगे। ठीक है, तर्क करेंगे, तर्क कुतर्क वितर्क करेंगे, तो ऐसी समस्या ना आए, तो इसलिए बाल विवाह बचपन में ही विवाह कर दिया जाएगा, चुपचाप शांति से रहेंगे। ठीक है, आज भी आप देखते हैं कि लोग इंटरकास्ट मैरिज करने पर अपनी ही औलाद को मार देते हैं, ऑनर किलिंग हो जाती है। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में ऑनर किलिंग की आज भी हो रही है कि किसी ने निम्न जाति के लड़के से लड़की ने शादी कर ली तो यहाँ पे ऑनर किलिंग हो जाती है, लड़के की और लड़की दोनों की। ठीक है, और जब खुद माता पिता ही या भाई या चाचा अपनी ही बेटी और उस जिससे उसने शादी की है, या अपने ही बेटे जिससे उसने निचली कास्ट की लड़की से शादी की है, उनको मार देते हैं। ये वही सांस्कृतिक बीमारी है जिनकी बात अम्बेडकर ने की है। इन सब का डिस्कशन वो किताब में करते हैं, कास्ट इंडिया देयर मैकेनिज्म एंड जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1916 की किताब है। ठीक है, चलो इसके बाद टूटे हुए लोग, ब्रोकन मैन। ठीक है, ये वाला सिद्धांत भी बहुत जरूरी है आपका जानना। ब्रोकन मैन का सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत के अंतर्गत वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, समझेंगे इसको। तो अछूतों यानी कि जो पिछड़े हैं उनके बारे में यहाँ पे सांस्कृतिक जो एक सिद्धांत है उसको यहाँ पे प्रतिपादित किया है, किसने? अंबेडकर जी ने। और इसमें वो क्या कहते हैं, इसमें वो कहते हैं कि कैसे जो सवर्ण है यहाँ पे, सवर्ण कैसे हैं यहाँ पे इकट्ठे हो, कैसे उन्होंने ही एक खास वर्ग को यहाँ पे क्या कर दिया है, निचला दर्जा का बता दिया है। सवर्ण कहते हैं कि दलित अलग नस्ल के हैं या पापी हैं। अब पापी क्यों बोल दिया, अलग नस्ल के क्यों बोल दिया दलितों को, या पिछड़ा क्यों बोल दिया, या फिर बहुत नीच किस्म का क्यों बता दिया सवर्णों ने, उच्च जातियों ने, ऐसा क्यों किया? उन्होंने यहाँ पे कारण दिया क्योंकि ये उन्होंने इसलिए बताया, उन्होंने कहा कि ये बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। हमारे जो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको बौद्ध धर्म अच्छा लगा, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से या फिर कोई कोई परंपरा मानने से मना कर दिया, इस वजह से ब्राह्मणों ने या कुछ सवर्णों ने कुंठित होकर के उनसे यहाँ पे बदला लेने की भावना से उनको पिछड़ा बोल दिया, वंचित बोल दिया, या फिर यहाँ पे गवार बोल दिया, या फिर उनको उनसे छुआछूत भेदभाव करने की परंपरा शुरू कर दी। या जो युद्ध में हार गए हैं जो क्षत्रिय और जो यहाँ पे किसी काम के नहीं रहे, तो उनके और उनके वंशजों को यहाँ पे अछूत बता दिया। या जो यहाँ पे गांव के बाहर रहने लगे उनको ब्रोकन मैन बोल दिया कि तुम लोग गांव के बाहर रहते हो, तुम ऐसे खान पान रखते हो, गंदगी में रहते हो, गंदगी वाला खाना खाते हो, तो तुम लोग यहाँ पे अछूत हो, ऐसे कुछ बातें बोल करके उनको दूर कर दिया। ठीक है, उनको वो काम भी पकड़ा दिए, तुम्हारा काम यही है। इस प्रकार से बौद्ध थे, जो लोग बौद्ध थे और जो यहाँ पे मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे, इसलिए ब्राह्मणों ने उनको नफरत से उन्हें अछूत घोषित कर दिया। उदाहरण, आज भी गांव में दलितों की बस्ती हमेशा गांव की सीमा के बाहर होती है, दक्षिण दिशा में होती है। क्यों होती है? ये उसी ऐतिहासिक बहिष्कार का सबूत है कि इनका बहिष्कार हो चुका है, गांव के बाहर रहेंगे ये ऑटोमेटिक। आपको हर एक गांव में, प्राचीन कालीन जो समाज में बसा हुआ गांव होता है, उसमें आपको ये समस्याएं देखने को मिलेंगी, व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। ये किताब है द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स, 1948 की किताब है, इसमें उन्होंने बताया अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आता है सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, धम्म और धर्म, धर्म और धम्मा। इसमें अंबेडकर जी जो है नास्तिक नहीं थे, उन्होंने इसमें बताया है कि मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन वे पाखंडी धर्म के खिलाफ थे। यानी कि वो कहते हैं कि मैं पाखंड वाले धर्म, रूढ़िवादी धर्म, या जो परंपराओं के हिसाब से चलता है, जो वैज्ञानिकता के हिसाब से नहीं चलता है, वो मैं उसके खिलाफ हूँ। वो ये आम तरीके से, प्रॉपर तरीके से ये कहते हैं कि धर्म जो है अंबेडकर के अनुसार, हिंदू धर्म नियमों का एक बंडल है। यहाँ पे नियम कायदे इतने सारे हैं, क्या खाएं, किसे छुए, किसे ना छुए, और कि ये कहीं ना कहीं इंसान को उन नियमों का गुलाम बना देता है, वो तर्क नहीं कर पाता है। पढ़ा लिखा इंसान तर्क नहीं कर पाता है, मैं और आप जैसे लोग तर्क नहीं कर पाते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ये व्यवस्था है तो ये क्यों है। हमें डर लगता है, हमें भय बैठा दिया है, वो लिटरली ये भावना जो है ना एक सिस्टमेटिक तरीके से बैठाई गई है, ये अंबेडकर जी कहते हैं। वो इसकी प्रक्रिया इतनी
इतनी जटिल तरीके से बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ लिख जाएगा लेकिन वो इन सब चीजों के खिलाफ यहाँ पे स्टेप नहीं उठा सकता है, क्योंकि उनकी माइंड जो मैपिंग है वो इसी प्रकार से हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद वो धम्मा यानी कि धर्म के मामले में तो उन्होंने बोल दिया कि धर्म जो हिंदू धर्म का तरीका है वो एक बहुत ही ऐसे प्रकार का है कि जहाँ पे बिल्कुल रूढ़िवाद पाखंड पे आधारित है और नियम कायदे इतने हैं जिसमें व्यक्ति गुलाम बन चुका है नियमों का। इसके बाद धम्म की बात करते हैं। अब धम्म की बात वो करेंगे थोड़ा सा अच्छे से, और यहाँ पे बुद्ध धम्म के सिद्धांतों को पर आधारित व्यवस्था की बात करेंगे। यहाँ पे बोलेंगे वो प्रज्ञा बुद्धि और करुणा दया और समता यानी बराबरी की बात करेंगे, यानी कि वही व्यवस्था स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, या बुद्ध धर्म में कहें तो यहाँ पे प्रज्ञा यानी बुद्धि, उसके बाद दया यानी कि करुणा, और यहाँ पे जो बंधुत्व है या फिर यहाँ पे बराबरी है जो समता, इसकी बात उन्होंने की है कि ये धम्म जो है ये नियमों में नहीं मानता है। ये क्या करता है, ये एक ऐसे मूल्यों को बढ़ावा देता है जिससे सभी समान हो पाए, सभी तर्क कर पाए, सभी बुद्धि का उपयोग कर पाए। जो चला आ रहा है पाखंड, जो चली आ रही है रूढ़ियां, उनको बिल्कुल आंख बंद करके बिलीव ना करें। उनको यहाँ पे क्या है, आंख बंद के बिलीव ना करें, यहाँ पे बिल्कुल उनके पीछे क्या है, तर्क करें। तो ये बात यहाँ पे धर्म को मानते हैं, इसलिए वो धर्म को बुरा मानते हैं और धर्म को अच्छा मानते हैं, बुद्ध धर्म को। ठीक है, उन्होंने कहा कि धर्म इंसान के लिए होना चाहिए, इंसान धर्म के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली। अगर कोई धर्म कहता है कि प्यासे को पानी पिलाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो अंबेडकर के अनुसार वो धर्म नहीं है बल्कि पागलपन है। अगर तुमने किसी जो है पिछड़े व्यक्ति को पानी पिला दिया तो तुम यहाँ पे अछूत कहलाओगे, तुम्हारे साथ कोई ना कोई यहाँ पे जो है तुम गंदे हो जाओगे, तो ये तुम्हारा पागलपन है, तुम्हारे नियम ही गलत है या फिर बेवजह के लागू किए गए नियम है। यहाँ पे होना ये चाहिए कि इंसानियत या मानवता को धर्म के आधार पे रखना चाहिए। अगर प्यासा है, कोई भी जाति का है, कोई भी समाज का है, कोई भी वर्ग का है, हमें उसको पानी दे देना चाहिए, छुआछूत नहीं करना चाहिए। ये हमारा धर्म होना चाहिए, ये मानवता का धर्म होना चाहिए। किताब यहाँ पे बुद्धा एंड इज धम्मा हो जाएगी, 1997 की किताब है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा है निष्कर्ष। अब ओवरऑल हम निष्कर्ष देखेंगे यहाँ पे कि आखिर जो भी पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे जो भी पूरी व्यवस्था है हमने अभी पढ़ी है सामाजिक रूप से क्या क्या व्यवस्थाएं उन्होंने, चाहे श्रेणीबद्ध असमानता की बात की हो, चाहे उन्होंने यहाँ पे जो ब्रोकन मैन की बात की हो। ठीक है, और उसके पहले एक और हमने सिद्धांत पढ़ा है जो यहाँ पे स्टार्टिंग में, एक श्रेणीबद्ध असमानता, और एक और पढ़ा है हमने यहाँ पे जाति का श्रमिकों का विभाजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स, इसका सिद्धांत पढ़ा है। तो इनके बारे में आपको डिटेल में नाम अच्छे से पता होना चाहिए। श्रमिकों का विभाजन मतलब ये कि श्रम का विभाजन नहीं है, श्रमिकों का विभाजन है। दूसरा है यहाँ पे श्रेणीबद्ध असमानता की, एक बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पे सीढ़ियां और यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, जहाँ पे लोग आ जा नहीं सकते एक दूसरे के, वैसी जातियां हैं। शादियों की बात की, शादियां जब तक यहाँ पे जाती होंगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और ब्रोकन मैन के माध्यम से उन्होंने बताया कि यहाँ पे लोग जो है जो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्षत्रिय थे, युद्ध हार गए या बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उनको यहाँ पे पिछड़ा या फिर जो है अछूत समझाया जाता है। और धर्म के मामले में उन्होंने धर्म को बुरा या निगेटिव बताया है, नियमों का यहाँ पे जो है बंडल बताया और उसको यहाँ पे गुलाम बताया, इंसान को इन नियमों को गुलाम बताया है। धम्म में वो बराबरी प्रज्ञा बुद्धि करुणा की बात करते हैं। इसके बाद चार या चार बातों में हम बात करेंगे। जाति के मामले में श्रमिकों का विभाजन उन्होंने बोला है। अगर आपको एक एक वर्ड में इनको वापस से रिकॉल करना है तो बिल्कुल इन बातों को रिकॉल कर ही लो। जाति के मामले में उन्होंने श्रमिकों का विभाजन किया है, श्रम का विभाजन नहीं होता, जाति बनती है श्रमिकों के विभाजन से। डिवीजन ऑफ लेबरर्स, इसकी बात उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब में की है। सजातीय विवाह एंडोगेमी में उन्होंने एंडोगेमी नाम की जो ये व्यवस्था है इसमें जाति की जड़ बताया, रूट ऑफ कास्ट। कास्ट नाम की जो बुरी परंपरा है उसकी जो शुरुआत है वो सजातीय विवाह है। ठीक है, और सजातीय विवाह के लिए वो बाल विवाह, विधवा सती प्रथा जो है, इन सब की समस्याओं को वो कारण बताते हैं। अछूत पर अनटचेबिलिटी के अंतर्गत गौमांस खाने वाले टूटे लोग यहाँ पे बताए गए हैं, ब्रोकन मैन जिनके साथ अन्याय होता है, द अनटचेबल्स वाली किताब में बताया इन्होंने। संस्कृति स्वतंत्रता समता बंधुत्व की संस्कृति जो धम्म में उनको मिलती है, बुद्धा एंड इज धम्मा नाम की किताब में वो बताते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे डिस्कशन हो जाता है और लास्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे आर्थिक और बौद्धिक विचार। यहाँ से ज्यादा प्रश्न तो नहीं आते हैं। अंबेडकर को लोग अक्सर केवल संविधान का निर्माता याद कर लेंगे या फिर उनको दलितों के नेता याद कर लेंगे। मैं उन लोगों से भी बोलूंगा जो यहाँ पे अंबेडकर को पसंद करते हैं, मैं उन लोगों से भी ये बात बोलूंगा जो अंबेडकर को नापसंद करते हैं। आपको एक बात याद रखनी चाहिए, अंबेडकर सिर्फ कानून को समझने वाले एक व्यक्ति, एक उनका एक पक्ष तो है ही,
उससे भी ज्यादा गहरा ज्ञान रखते थे वो आर्थिक चीजों पर, आर्थिक सिद्धांतों पर। एक महान अर्थशास्त्री थे, भारत के पहले प्रशिक्षित अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट थे। उनके पास कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हाई लेवल की पीएचडी डिग्रियां थी, बहुत बड़ी बड़ी थीसिस लिखी हैं। अंबेडकर की अगर आर्थिक सिद्धांतों में बात करें तो उन्होंने गरीबी का इलाज केवल राजनीति ही नहीं बल्कि सही अर्थव्यवस्था को बताया है कि सिर्फ समाज सुधार करने से जातिवाद नहीं खत्म होगा, सिर्फ राजनीतिक रूप से कानून बनाने से जातिवाद नहीं खत्म होगा, हमें आर्थिक प्रयास भी करने पड़ेंगे। यानी कि जातिवाद को खत्म करना है तो राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी प्रकार के प्रयास करने पड़ेंगे। यहाँ पे वो बोलते हैं एक राज समाजवाद का सिद्धांत, ये राज समाजवाद का सिद्धांत कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको पढ़ना है अच्छे से। सरकार ही सबसे बड़ा मालिक है, ये बात उन्होंने बोली। उनका बड़ा आर्थिक विचार है, उसमें ये कहते हैं कि अंबेडकर निजी मालिकों यानी प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से उच्च जातियां या ऊपर के ताकतवर लोग, अमीर लोग जिनके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, भूमि है, वो ज्यादातर ऊंची जातियों के हैं, तो वो क्या करते हैं अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए निचली जातियों का दमन करते हैं, शोषण करते हैं। तो अंबेडकर का मानना था कि अगर सब कुछ सेठों और उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया तो गरीबों का खून जो ये है चूसेंगे, ऐसे में इनको बचाना है तो हमें ये संसाधन किसको देने पड़ेंगे, राज्यों या सरकारों को देने पड़ेंगे। इसलिए राज्य समाजवाद यानी स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं, पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे जो है राज समाजवाद के बाद अगला जो पॉइंट है यहाँ पे सिद्धांत है जमीन का राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं कि खेती की सारी जमीन सरकार को होनी चाहिए, सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए, और जमींदार नहीं होगा, कोई जमींदार नहीं होगा तो सरकार का जमीन दलितों और किसानों के पट्टे यहाँ पे लीज पर दे देगी। मतलब अगर जमींदारों के पास जमीन है हजारों एकड़ में, हजारों, एक एक दो दो हजार एकड़ एक एक जमींदार के पास है, तो वो किसी को 50 एकड़ दे देगा रेंट पे, किसी को 100 एकड़ दे देगा रेंट पे, तो अपनी मर्जी से करेगा और सबसे यहाँ पे शोषण के माध्यम से लाभ कमाएगा, धन कमाएगा, अनाज कमाएगा और यहाँ पे सबको थोड़ा थोड़ा दे करके उनको भगा देगा। तो ये दलितों के साथ, और जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, गरीब जनरली दलित ही मिलेंगे क्योंकि उनको संसाधन मिलते ही नहीं ज्यादा, क्योंकि उनसे छीन लिए जाते हैं। संसाधन जब सदुपयोग उनको करने को मिलेगा नहीं तो गरीब ही होंगे डेफिनेटली। कहीं उनको शिक्षा लेने से रोका जाएगा, कहीं उनको व्यापार करने से रोका जाएगा, कहीं उनको, अब दिन भर तुम उनसे नालियों की साफ सफाई का काम कराओगे तो कहाँ से अमीर हो जाएंगे वो, अमीर नहीं होंगे तो उनका पिछड़ापन बना रहेगा और वो किसी के यहाँ पे मजदूरी करेंगे, और जनरली वो मजदूरी फिर कहाँ करेंगे, बड़े बड़े सेठों जमींदारों के यहाँ पे। तो सेठों जमींदारों के यहाँ पे मजदूरी करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बच्चों से भी बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है आगे जाकर के। अगर इसी चीज को खत्म करना है तो हमें इन बड़े सेठों उद्योगपतियों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण में लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस और बैंक, ये सब सरकार के पास होना चाहिए, प्राइवेट किसी चीज को नहीं होना चाहिए, ना तो यहाँ पे जमीन को, ना तो इंश्योरेंस बैंक को। उदाहरण के तौर पे कहते हैं, अब देखो इकोनॉमिस्ट है वो ऐसे फालतू ऊपर हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो तरीके बता रहे हैं, प्रॉपर एक मेथड है जिस वजह से उन्होंने ऐसा बोला है, उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक्स हैं। उदाहरण में जैसे घर में पिताजी है, मान लो सरकार है, और पैसे और संसाधन अपने पास रखते हैं, सभी बच्चों नागरिकों में वो बराबर बांट देते हैं ताकि बड़ा भाई छोटे भाई का हिस्सा ना खा जाए। तो यही सेम बात बोली जाती है कि बड़ा सेठ छोटे छोटे मजदूरों का हिस्सा ना खा जाए, ऐसे में बड़े सेठ की जमीन छीन लो, सरकार पिता का रोल निभाए और पिता क्या करे, सब में बराबर बांट दे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसका हमें स्रोत मिलता है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज नाम की किताब 1947 में। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो अम्बेडकर का आर्थिक सिद्धांत रुपए का, रुपए की प्रॉब्लम बताई उसने उन्होंने और महंगाई की मार को उन्होंने समझाया है। तो अम्बेडकर जी यहाँ पे बहुत अच्छे से बोलते हैं कि अगर करेंसी की वैल्यू बार बार बदलती रहे तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को ही होता है। अगर हमारे रुपीज का प्राइस जो है गिरेगा तो नुकसान ज्यादातर हमारे देश के गरीबों को होगा, ठीक है। और सिद्धांत इसमें उन्होंने मूल्य स्थिरता का दिया कि हमारे प्राइस या मूल्य जो है स्टेबल होने चाहिए, अगर बार बार बदलेंगे, कहीं बढ़ेंगे कहीं घटेंगे तो दिक्कत यहाँ पे गरीबों को होगा, किसानों को होगा, ठीक है। इस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को अंधाधुंध नोट नहीं छापने चाहिए क्योंकि महंगाई से बढ़ती है, अंधाधुंध नोट छापेंगे तो लोगों के पास कैश ज्यादा जाएगा, कैश ज्यादा होगा तो वो लोगों के पास हाथ में ज्यादा कैश होने से क्या होता है, महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ता है, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और 2 किलो का दाल आप खरीद सकते हैं। अगर सरकार बहुत सारे नोट छाप करके आपको दे दे और महंगाई बढ़ जाएगी इससे, कल आपको यहाँ पे उसी 100 रुपए में आधा किलो दाल भी नहीं मिलेगी, यानी आपके पास अब 100 की क्या 200-500 रुपए आ गए हैं, लेकिन फिर भी उस 100 रुपए में अब आधा किलो भी नहीं मिल रही है, तो 200 रुपए देने पड़ेंगे, यानी महंगी हो गई है दाल। इसी किताब के आधार पर हम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बना था, ठीक है।
यानी कि जो उनकी किताब है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी एंड इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है जो आरबीआई के निर्माण में भी योगदान निभाती है। चलिए इसके बाद अम्बेडकर का छोटी जोत और औद्योगिकरण, स्मॉल होल्डिंग्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या है ये? भारत में खेती की जमीन के टुकड़े बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे खेत, जैसे ये गांव है तो इसमें छोटे छोटे खेत ऐसे बटे हुए हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे खेत बटे हुए हैं, किसी की जमीन ये है ऐसे, तो छोटे छोटे खेत होने से छोटी जोत बनती है। 1 एकड़ में पूरा परिवार लगा है, जबकि वहां काम सिर्फ 2 लोगों का है और लगे हुए हैं 6-7 लोग, बाकी लोग यहाँ पे क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगार है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट को रोकना है, तो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सहकारी खेती या फिर जो है हमें मिल करके खेती करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग करना पड़ेगा। खेती की समस्या का हल खेती में नहीं बल्कि उद्योगों में यानी फैक्ट्रीज में है। गांव के फालतू लोगों को यहाँ पे शहर की फैक्ट्रियों में काम देना होगा, तभी खेती बचेगी। तो यहाँ पे उनके एक तीर से 2 निशाने हो गए। एक तो उन्होंने गांव के लोगों की वो परंपरा को खत्म करने के लिए उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन में भेजने की बात की, जिससे गांव में जो जातिवाद है, जो जातिवाद का कट्टरवाद एक बहुत ज्यादा हावी है, उसको नियंत्रित किया जाएगा। जब एक व्यक्ति फैक्ट्रियों में काम करेगा तो वो वहां पे निचले समझे जाने वाले दलित भी होंगे फैक्ट्रियों में और अपर कास्ट के भी होंगे, तो यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है क्योंकि फैक्ट्रियों में काम चाहिए उनको, वहां पे उनको फर्क नहीं पड़ता किस जाति के हैं आप, ठीक है। तो ऐसे में एक काम तो ये हो गया कि धीरे धीरे गांव जो है शहरी परंपरा की तरफ बढ़ेंगे और ये जो जातिवादी ये भी कमजोर होगा। एक बीघा जमीन पर 4 भाई खेती कर रहे हैं फिर भी गरीब हैं। अगर 2 भाई शहर जाकर के फैक्ट्री में काम करेंगे तो 2 भाई तो खेती कर ही रहे थे, वो 2 भाई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इससे फायदा उस परिवार को होगा। तो घर में पैसा भी आएगा और जमीन पर बोझ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो चारों भाई अगर खेत में काम कर रहे होते, अगर 100 बोरे होते तो 25-25 मिलते। अब देखो 2 भाई शहर में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और 2 भाई वहां पे खेत में काम कर रहे हैं। देखो उत्पादन वही 100 बोरे ही होगा, लेकिन इस बार पैसे अलग से आ जाएंगे और यहाँ पे बंटवारा भी उतना कम कम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो किताब का नाम है स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिस्कशन हो गया। अब आता है बौद्धिक विचार, शिक्षा संबंधी विचार, और ये सबसे महत्वपूर्ण विचार है बौद्धिकता वाले। तो शिक्षा को लेकर के हमेशा अंबेडकर जी बोलते थे कि शिक्षा ही शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाने वाली शिक्षा नहीं होती, बल्कि शिक्षा का मतलब ये होता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है जो, तो वो मुझे पता होना चाहिए, मैं तर्क कितना कर सकूं। अगर मान लो मुझे यहाँ कहीं काम करवाया जा रहा है, आपसे काम करवाया जाए, कोई कॉलेज में काम कर रहे हो, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं और दिन रात आपको से काम करवाया जा रहा है, आपको ना अच्छी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था नहीं है, आपके साथ बहुत सारे अत्याचार भी हो रहे हैं, कैसे आपको प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं मिल रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन नहीं है, वैसे जगह पे काम करवाया जा रहा है। दूसरा है आपको प्रॉपर जो है सैलरी नहीं है, आपको सोशल सेफ्टी नहीं है, तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पे ये समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। और सबसे खतरनाक प्रॉब्लम ये कि आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ ये अन्याय हो रहा है। कई सारे हजारों लाखों करोड़ों लोग आज भी उस अन्याय को सह रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि हाँ उनके साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो पहले दलित सोचते थे कि गंदा काम करना उनका धर्म है। जब वे अंबेडकर के कारण पढ़े लिखे तो समझ में आया कि वह धर्म नहीं शोषण था। उनको देखो जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ उनको ही यहाँ पे क्या करना चाहिए, नीचे रहना चाहिए, ब्राह्मण ऊंचे होते हैं। लेकिन पढ़ लिख जाएंगे तो वो समझेंगे कि हाँ ऐसा नहीं है। स्रोत यहाँ पे बहिष्कृत हितकारिणी सभा आदर्शवाद, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आता है तर्कवाद, रैशनलिज्म, दिमाग की बत्ती जलाओ हमेशा। अगर कोई बात आती है तो हमेशा उस पर ब्लाइंडली फोकस मत करो, आंखें बंद करके आप उसे फोकस मत करो, ध्यान में मत दो। आप यहाँ पे जो है दिमाग की बत्ती, तर्क लगाओ, ठीक है, दिमाग की बत्ती जलाओ। किसी भी पुरानी किताब या महात्मा की बात को आंख बंद करके मत मानो, उसे तर्क यानी लॉजिक की कसौटी पर परखो। आम बोलचाल में मतलब ये है कि अगर कोई धर्म ग्रंथ कहता है कि पृथ्वी चपटी है और सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसे मत मानो, क्योंकि विज्ञान ने उसे गलत साबित कर दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अंधानुकरण ना करके हमें तर्क या फिर हमें लॉजिक पे बल देना चाहिए। ये कहते हैं वो, उन्होंने वेदों और मनुस्मृति को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि वे तर्क और मानवता की जो है व्यवस्था के खिलाफ है। तो यहाँ पे किताब जो है, यहाँ पे वो है किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो 1936 में लिखी है, ठीक है। तो लास्ट हमारा पॉइंट और आने वाला है जिसके बाद हम यहाँ पे क्लास ओवर करेंगे, चलिए ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा ये रिवीजन हो जाएगा। अब हम समझते हैं यहाँ पे धर्म और धम्म के बारे में, उनके क्या विचार। धर्म और धम्म के बारे में पढ़ भी चुके हैं। वैसे धर्म को उन्होंने थोड़ा निगेटिव बोला है, धर्म को नियमों का बंडल बोल दिया है,
मंगलवार को व्रत रखो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत छुओ, वो मत छुओ, है ना, पानी पी लो लेकिन नमक मत खाओ, नमक अगर खा लिया तो व्रत टूट जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? वो कहते हैं ये सब क्या है, ये सब है पाखंड, ठीक है। धम्म, इसको फॉलो करना चाहिए। धर्म जो है ना, ये तो सब फालतू है, ये नैतिकता सिखाता है इंसान को अच्छा कैसे बनना है। दिन रात व्रत यज्ञ हवन करेगा और बाहर जाकर किसी महिला के साथ बुरे कर्म करेगा, छेड़छाड़ करेगा, किसी के साथ डकैती करेगा, तो किस प्रकार का धर्म है ये धर्म जो है ना कुकर्म है, ये धर्म नहीं है। ये क्या है, जो है अधर्मी है, अधर्म की बात है यहाँ पे। धर्म के मामले में कहते हैं कि हाँ, बौद्धिज्म जो है हमें नैतिकता मोरालिटी सिखाता है, सच बोलना, किसी के साथ दुख मत कर दो, सब बराबर है, ये हमें इंसान को आजाद करता है। तो अम्बेडकर के अनुसार अगर कोई व्यक्ति या कोई धर्म जाति भेद सिखाता है तो वो धर्म नहीं, पागलपन है। और जो सच्चा हमें अच्छी चीजें सिखाता है वो धम्म है, बुद्ध का रास्ता है जहाँ सब बराबर है। तो यहाँ पे ये बात बोली जाती है बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 में। और लास्ट में अब हम रिवाइज करेंगे आखिर कैसे है ये व्यक्ति, बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से इनके क्या क्या विचार हैं। एक बार सारांश टेबल से हम रिवीजन करेंगे। तो निष्कर्ष हमारा यहाँ पे एग्जाम को लेकर के यही एक शीट के तौर पे निकलता है, जिसको आपको रट लेना है। राज्य समाजवाद की अगर बात करें तो यानी राज्य को सब पे कंट्रोल कर लेना चाहिए, ये बात अम्बेडकर ने बोली है। मतलब जमीन पे, फैक्ट्री पे और बीमा पे सिर्फ किसका नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण हो। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज नाम की किताब है। मूल स्थिरता की बात की, महंगाई को रोकना, आरबीआई के का आधार बनना, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी में उन्होंने बोला है। खेती का हल को लेकर के उन्होंने बोला है कि खेती के मामले में हमें औद्योगिकरण फैक्ट्रीज को लगाना चाहिए। तो जो खेत में 6 से 7 लोग लगे हुए हैं ना, वहां पे काम तो 2 लोगों का था लेकिन लगे हुए 6 से 7 लोग, तो वो अगर इंडस्ट्रीज होंगी शहरों में तो वो शहरी की तरफ पलायन करेंगे, बाकी लोग वहां पे खेत में काम करते रहेंगे जितनी आवश्यकता है, ठीक है। तो इससे जो है उत्पादन बढ़ेगा और यहाँ पे विकास भी होगा। स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया, एनिलेशन ऑफ द कास्ट। भारत की मैं एक बात बोलूं तो भारत के विकास में भी कहीं की जातिगत जो भेदभाव है, छुआछूत है, आज भी विद्यमान है। तो ये भी भारत की जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, बजट को भी लाखों करोड़ों का नुकसान करवा देता है, ये हजारों करोड़ों का, ठीक है। इतना बड़ा नुकसान हमें जातिगत आधार पे ही हो जाता है। उसके बाद तर्कवाद, अंधविश्वास का विरोध करते थे, एनिलेशन ऑफ कास्ट में इन्होंने किया है इसका उल्लेख। नवयान यानी कि नैतिकता ही सच्चा धर्म है, द बुद्ध एंड हिज धम्मा में इन्होंने इसका उल्लेख किया है। तो ये हमारा डिस्कशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है, हमने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या क्या डिस्कस कर लिया है उसको एक बार रिकॉल करेंगे। हमने उनके शिक्षा के बारे में देखा कि ये जो व्यक्ति हैं इनकी शिक्षा वगैरह कैसी क्या है, शिक्षा के बारे में देखा, बचपन, ठीक है, जीवन काल। फिर उसके बाद हमारे लिए काम का है उनके जो सामाजिक सुधार हैं, ठीक है, सामाजिक सुधार है, सामाजिक सुधार, ठीक है। फिर उनके जो राजनीतिक प्रयास हैं, संविधान निर्माण, अलग अलग आंदोलन करना, पूना पैक्ट, राजनीतिक प्रयास वगैरह। और उसके अलावा हमारे लिए काम का हो जाता है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे उनके सामाजिक जो, सॉरी सामाजिक बोल रहा हूँ यहाँ पे, बौद्धिक, बौद्धिक प्लस आर्थिक प्रयास, आर्थिक कदम, ठीक है। उनके आर्थिक प्रयास या कदम क्या थे। और लास्ट में उनका हो जाएगा, लास्ट में उनका हो जाएगा यहाँ पे आध्यात्मिक तो नहीं थे ज्यादा, ऐसे पॉइंट नहीं उनके, हाँ लेकिन लास्ट वाला हम यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, सांस्कृतिक तौर पे ले सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक किताबों वाला, ठीक है, पुस्तकों वाला और उनके प्रभाव वाला, प्रभाव और प्लस किताब है, ये चीजें बस आपको पढ़ लेनी है। अगर मैं आपको बोलूं कि राजनीतिक सामाजिक तौर पे क्या सुधार किए तो वही महार सत्याग्रह, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, और मूक नायक जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, समता समाज संघ के बारे में उन्होंने स्थापना की। राजनीतिक प्रयास में वही क्या करते हैं, एनिलेशन ऑफ कास्ट जैसी किताबें लेकर के, और राजनीतिक रूप से जो है संविधान निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा करके, आरक्षण का प्रावधान दे करके, और जो है प्रतिनिधित्व दे करके, दलितों को प्रतिनिधित्व दे करके उन्होंने काम किया है। बौद्धिक रूप से अगर हम बात करें तो अंबेडकर जी ने बौद्धिक रूप से जो है धम्म की बात की है, और आर्थिक रूप से हम देखें तो आरबीआई के लिए आधार बनाया है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम की किताब के बाद आरबीआई को कई सारे ऐसे सजेशन दिए हैं जिससे प्रभाव पड़ता है। प्रभाव और किताबों की बात करें तो बहुत सारी किताबें जो आपको पढ़ी लेना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है जहाँ पे एग्जाम में प्रश्न आएंगे, जहाँ पे आपसे चीजें पूछी जाएंगी, तो इनको पढ़ ही लेना है। किताबों को कालानुक्रम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सभी को एंड जय हिंद।